हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 11 था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। हमने समझा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, और हमने इसकी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर दी थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. अब समझते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारा रेड कलर का पेंट है, रेड कलर का पेंट है। अब ये हमारे क्या कह सकते हैं, ये हमारी बकेट है। अब हम कह रहे हैं अगर हमारा एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बाल्टी में डाला जाता है तो उसके साथ हमारे 8 पार्ट ऑफ बेस लगते हैं, यानी कि हम ग्लास में कर करके डाल रहे हैं। अगर हम एक रेड पिगमेंट डाल रहे हैं तो उसके लिए हमें 8 ग्लास लगते हैं। तो अब हमें बताना है अगर हम 4 पिगमेंट डालेंगे तो कितने बेस लगेंगे, 7 पिगमेंट डालेंगे तो कितने बेस लगेंगे, 12 पिगमेंट डालेंगे तो कितने बेस लगेंगे, और 20 पिगमेंट डालेंगे तो कितने बेस निकलेंगे। हमने इसी तरह से समझा कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे, अगर हम एक पिगमेंट डाल रहे हैं तो उसके साथ बेस हमारा 8 है। अगर हम 4 डालेंगे तो क्या बेस कम होगा? नहीं, बेस हमारा और बढ़ेगा, जब भी तो हमारा अच्छे से कलर मिक्स हो पाएगा ना बेस के साथ। और 7 डाल रहे हैं तो और बढ़ेगा, यहाँ पर हमारा x बढ़ गया, उसके साथ हमारा y भी बढ़ेगा, और हमारा 7 से 12 हो गया तो भी बढ़ेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, दिस इज ए आंसर, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये स्टेटमेंट लिखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिना बताए सॉल्व कर देंगे कि भाई सवाल कैसा है, इसमें क्या क्या हमें गिवन है, तो हमें ना तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ना टीचर हमें हम हमारे आंसर को देख के खुश होगा। तो हमें ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। तो अब आगे क्या बोला गया है, हमारा 1 पिगमेंट जाता है तो उसके साथ 8 बेस मिक्स होते हैं, 8 पार्ट ऑफ बेस मिक्स होते हैं। अब अगर 4 पिगमेंट जाएं तो कितने पार्ट ऑफ बेस यूज होंगे? हमें पता है कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है, x1/y1 इक्वल होता है x2/y2 के। इसे ही ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, x1 हमारा 1 हो जाएगा, ये सारा हमारा x है, ये x1, x2, ये x3, ये x4 और ये x5, और ये वाला हमारा 8 हो जाएगा y1, ये y2, 3, 4, 5। अब हम देखें x1/y1 करना होगा हमें, यानी कि 1/8 करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, x2/y2 के। x2 हमारा 4 है, y2 हमें दिया नहीं है, तो x2 हमारा 4 है, y2 हमें दिया नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें पार्किंग दे दी गई थी, पार्किंग में टाइम दे दिया गया था और चार्जेस दे दिए गए थे। हमने सिंपल क्या करा था, बताया था कि वो ये जो हमारा टाइम और चार्ज है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर अब इस y2 की वैल्यू को फाइंड करना है। जब भी हमारा पार्ट ऑफ बेस निकल पाएगा कि वो 4 पिगमेंट के साथ कितना जुड़ेगा, तो हमें यहाँ पर अब ट्रांसपोजिंग करनी होगी। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा y2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 8 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिससे हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 × y इक्वल्स टू 4 × 8। तो अब हम देखें 1 × y हमारा y होता है और 4 × 8 हमारा 32 होता है। ये क्या था, हमारा y2 था। तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे y2 की वैल्यू कितनी आई है, 32 आई है। तो हम देखें y2 की वैल्यू कितनी आई है, हमारी 32 आई है। तो इसी के साथ हमारी y2 की वैल्यू निकल गई
कि 4 पिगमेंट्स के साथ हमारे कितने बेस ऑफ पार्ट ऑफ बेस जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे 32 पार्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड हमसे बोला गया है अगर 7 पिगमेंट है तो पार्ट ऑफ बेस कितने लगेंगे। अगर 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो हमारे पार्ट ऑफ बेस कितने लगेंगे। तो सेम करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर अब हमें x1 नहीं लेना। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू, हमें अब x3 अपॉन y3 नहीं करना, हमें क्या करना है x2 अपॉन y2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। हमारा आंसर जब ही आएगा। तो हम देखें अब x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब हम देखें यहाँ पर हमारे x2 की वैल्यू है 4 और y2 की हमारी कितनी निकली थी अभी अभी वैल्यू, y2 की वैल्यू आई थी 32। और देखें x3 की वैल्यू कितनी है, 7 है और y3 की वैल्यू कितनी है हमारी, दी नहीं है, तो इसे हम y3 ही लिख देते हैं। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू y3 इक्वल्स टू 7 इंटू 32, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 4y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे हमारी राइट हैंड साइड में डिवीजन में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो y3 इक्वल्स टू 7 इंटू 32 अपॉन 4, 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32, तो हमने 32 को 4 से काट दिया 8 टाइम्स में। अब 7 8 जा 56। तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे 7 पार्ट्स ऑफ बेस के साथ 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ कितना पार्ट ऑफ बेस जुड़ेगा, वो 53 पार्ट्स जुड़ेंगे। तो हम यहाँ पर y3 की वैल्यू देख सकते हैं 53 पार्ट्स, 53 पार्ट्स। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखते हैं हमारा y4 क्या होगा। हमने यहाँ पर y3 की वैल्यू तो निकाल ली थी, अब x4 की वैल्यू निकालने के लिए x4 अपॉन y4 हमें करने के लिए क्या हम x2 अपॉन y2 करेंगे, नहीं। अब हमें x3 अपॉन y3 इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 करना पड़ेगा, ये जब भी हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो करें अगर हम x3 अपॉन y3 इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 हो जाएगा हमारा। तो हम देखें यहाँ पर हमारे x3 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y3 की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी थी वो, 56 थी। अब x4 कितना है हमारा, 12 है, x3 हमारा 7 है, x4 हमारा 12 है, y4 हमें गिवन नहीं है। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ। तो हम करें 7 इंटू y4 इक्वल्स टू 12 इंटू 56। अब y4 के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में था, हमने RHS में भेजकर उसे डिवाइड में कर दिया। तो अब 7 से हम 56 काट देते हैं 8 टाइम्स में, तो 12 इंटू 8 हो जाएगा, 12 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ हमारे कितने पार्ट ऑफ बेस जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे हमारे 96 पार्ट्स, 96 पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ कितने जुड़ेंगे, ये भी देख लेते हैं। x4 अपॉन y4, x4 अपॉन y4 इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर x4 की वैल्यू हमारी थी 12, x4 की वैल्यू 12 थी, और y4 की हमने अभी अभी निकाली है, वो कितनी हमारी 96 है, 96 है। ठीक है, अब इज इक्वल टू में हमारी x5 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो 20 है, x5 की वैल्यू 20 है और y5 की हमें गिवन नहीं है।
हम अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू वाई 5 इक्वल्स टू 20 इंटू 96 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 12 वाई के साथ वाई 5 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 20 इंटू 96 अपॉन 12 हो जाएगा। अब हम देखें तो 12 से हम 96 को 8 टाइम्स में काट देंगे और 20 की हमारे 8 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा y5 कितना आ चुका है, 20 इंटू 8 यानी कि 160 आ चुका है। तो हमारा यहाँ पर y5 कितना होगा, 160 पार्ट्स ऑफ बेस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने हमारे सारे के सारे y निकाल लिए हैं। हमारे 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ 8 बेस जुड़ेंगे, 4 के साथ 32 पार्ट जुड़ेंगे, 7 के साथ हमारे 56 पार्ट जुड़ेंगे, 12 पिगमेंट के साथ हमारे 96 पार्ट जुड़ेंगे और 20 पिगमेंट के साथ हमारे 160 पार्ट जुड़ेंगे। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं हमारा 3rd क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 2 अबव, if 1 part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा है। हमें बोला गया है उसी क्वेश्चन के बिहाफ पर, अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमारे कितने पार्ट ऑफ बेस रिक्वायर करता है, 8 पार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, हमें बेस को ml में दे दिया गया है, कितने, ये हमें लिक्विड फॉर्म में बताया गया है कि ये कितना ml रिक्वायर करता है। तो हमारा 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 75 ml ऑफ बेस रिक्वायर करता है। लेकिन हमसे बोला है अगर हमारा 1800 ml ऑफ बेस हो तो हमारा कितना रेड पिगमेंट उसके अंदर हम मिक्स करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर हमारे रेड पिगमेंट दिया नहीं है, इसे हम x2 मान लें और यहाँ पर हमारा बेस कितना दिया है, 1800 ml दिया, 1800 ml दिया। हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल था। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 2 is a question of direct proportion। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है तो हमारा यहाँ पर x1 इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x अपॉन y2 होगा। ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब हमें क्या करना है भैया, इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करना है ना। तो x1 अपॉन y1 बराबर किसके होगा, x2 अपॉन y2 के होगा ना। हम यहाँ पर लिखे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होगा, यही होगा। तो हम देखें यहाँ पर हमें x1 क्या है, 1 है, x2 y2 है हमारा 1800 है। यहाँ पर हम लिखेंगे x1 के साथ y1 75 ml और x2 हमें गिवन नहीं है और y2 कितना है हमारा 1800 ml है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल हम 75 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिया है, ला सकते हैं। चलिए इसे मल्टीप्लिकेशन में ना लाए, हम 1800 को मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, जिससे कि हमारा x2 सिंगल हो जाएगा और ये सॉल्व हो सकता है। हम देखें यहाँ पर 1/75। अब देखिए ये 1800 डिवीजन में है x2 से, तो अगर हम इसे LHS में ले आए 1/75 के बगल में ले आए तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना। ये हमारा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इक्वल्स टू x2।
अब हम 75 को इससे काट सकते हैं, इसे हम 25 से काटते हैं 3 टाइम्स में, और 1800 को हम 25 से ही काटते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 4 ज़ा 100, 25 6 ज़ा 125, 25 7 ज़ा 150, यहाँ पर कितना है 180। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 25 8 ज़ा 175, ठीक है। 25 7 ज़ा 175, बचा 50, तो 25 2 ज़ा 50। अब हम 72 को 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 24 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या चल रहा था, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या आ जाएगा 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।